अल्मोड़ा ट्रस्ट की इस समय सचिव हमारे साथ मौजूद हैं वसुधा पंत जी, जो कि ये पैदल यात्रा चल रही है स्वाल नदी के किनारे। आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी ओमकार सिंह ढिल्लन जी आपको दिखा रहे हैं। उनसे हम पूरे प्रोग्राम को लेकर बातचीत करते हैं कि क्या उनके मन में आया और उनका ऑर्गेनाइजेशन क्यों पद यात्रा निकाल रहा है एक ये छोटी सी और बहुत प्यारी सी नदी के लिए। हम ये स्वाल नदी यात्रा आज निकाले हुए हैं। अल्मोड़ा को अगर आप देखें तो अल्मोड़ा एक पहाड़ी रिज पर है और एक तरफ उसके पूर्वी दिशा में स्वाल नदी बहती है जो करीब 500-600 मीटर नीचे, और दूसरी कोसी नदी बहती है वो भी 500-600 मीटर नीचे और पश्चिमी दिशा में बहती है। स्वाल नदी सुआ खान की तरफ से आ रही है और क्योंकि इसका एक बहुत, अगर इसको पौराणिक महत्व के रूप में अगर हम देखें, इसके किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे बहुत अच्छे और बहुत पुराने मंदिर भी बने हुए हैं। तो ये मंदिरों का होना ये दर्शाता है कि इसकी सांस्कृतिक और इसकी सामाजिक अहमियत बहुत ज़्यादा रही है पहले के समय में, जो आज उपेक्षित दिशा में चल रही है। कोई भी किसी भी तरीके का ध्यान स्वाल नदी के संरक्षण के लिए नहीं है। और स्वाल नदी की अगर आप धारा को अभी देखेंगे, जो देख रहे हैं, जिसमें अभी पानी है, लेकिन वो ऐसा पानी नहीं है जो कि पहाड़ी नदी का पानी होना चाहिए। इसके असंख्य छोटी छोटी जो जलधाराएं हैं जो स्वाल नदी में आकर के मिलती हैं, अभी आप रास्ते में अगर चलते हुए ही देखेंगे, इस हमारी यात्रा के दौरान ही वो सब आपको सूखे हुए दिखेंगे। तो ये जो इसका जो स्वरूप आप देख रहे हैं इस स्वाल नदी का, अगर हम दशकों के हिसाब से बात करें तो पिछले 2-3 दशक के भीतर की इसकी क्या स्थिति को आप बदलते हुए दिख रहे हैं? चूँकि आप यहाँ के स्थानीय बासिंदी हैं और सामाजिक क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, नदी को बचाने के लिए, जन संरक्षण के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तो कितना चेंजेस आया है? बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि जब जो लोग इस नदी के किनारे में रहते हैं, जो गांव हैं इस नदी के किनारे में, जब हमने उन लोगों से बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी था किसी समय में, और आज तो पानी बस बह रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल मृत प्राय भी नहीं हुई है, लेकिन जो इसका मूल है, जो इसको पानी दे रहा है, ठीक है, एक ये सुआ खान के जंगलों की तरफ से निकल कर के आ रही है खीना गाड़, और दूसरी तरफ से मलारी गाड़ आ रही है, ये दोनों मिलकर के स्वाल नदी बना रही हैं। पानी है, लेकिन अभी जो इसमें कई छोटे छोटे गधेरे जो इसके लिए नस नाड़ियों का काम करते हैं। जैसे आप मंदिर की बात कर रहे थे, तो ये देखिए नदी का एक छोर है, उसके किनारे ये मंदिर है छोटा अभी हमने शुरुआत करी थी जहाँ पर से आपने देखा होगा, यह हथलेश्वर महादेव मंदिर है, और महादेव मंदिर है पूरा नदी के किनारे में। जो अभी हम त्रिनेत्रेश्वर महादेव हमने देखा, उसको आपने देखा होगा, कितना पुराना, वो 7वीं-8वीं सदी का। 4 किलोमीटर की हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, और उसके बीच में जो हमारे विद्यालय हैं, उनके बच्चों को लोगों से बातचीत करते हुए गांव ग्रामीण। बड़ा सवाल वसुधा जी ये आता है कि सरकारी और अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा नदी के संरक्षण या पानी के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आज से नहीं हमेशा से होते रहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो बदलती हुई, सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम जो भी लोग हैं, जो भी हम स्थानीय, कहूँगी मैं भी स्थानीय हूँ, हम सबके सब हम इससे हट चुके हैं। एक भावनात्मक जो जुड़ाव होना चाहिए था, उस भावनात्मक जुड़ाव से हम हट चुके हैं। अब जब हम उस जुड़ाव से हट चुके हैं तो हम उसके संरक्षण के लिए कुछ सोच भी नहीं रहे। बह रही है, पानी ख़त्म हो गया, नहीं तो इतने सालों में हमने या और लोगों ने कुछ तो किया होता कि इसके संरक्षण के लिए काम होता। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिर बहुत सारी समस्याएं इसके साथ और जुड़ करके आती हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जल जंगल ज़मीन है, नदी है, नाले हैं, इन सारी चीज़ों से काटने का काम भी कहीं ना कहीं सरकारी तौर पर होता है। लोगों का हस्तक्षेप इसमें अब ख़त्म होता चला जा रहा है। कहीं ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि लोग इसके प्रति अब उतना मतलब जवाबदेही नहीं बनाते अपनी, या अपनी रुचि नहीं दिखाते। असल में जब ये मेरी, अगर जो भी मेरे पास में जो प्राकृतिक समुदाय में देखती हूँ, प्राकृतिक समुदाय जिसको मैं कहूँगी, जिसमें जंगल भी आता है, पानी भी आता है, मिट्टी भी आती है, पत्थर भी आता है, तो ये मेरा होना चाहिए, ये मेरा अधिकार भी होना चाहिए और मेरी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर मुझसे मेरा अधिकार छीन लिया जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। इस यात्रा में स्थानीय लोग भी आपके साथ चल रहे हैं? जी हाँ, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। ये तट कट रहा है, ये खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से तट कट रहा है, हमारे खेत कट रहे हैं, इसका कटान कौन रोकेगा? क्या आप हमारे कटान को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? अब वो उनकी अपने
सवाल है। क्योंकि मैम ये लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत बड़ी मुश्किल है। हाँ। इसके लिए एक बड़ा रोड मैप क्या होना चाहिए? सरकारी तौर पर तो सुझाव आप लोग सामाजिक संस्थाएं देती रहती हैं, लेकिन अपने स्तर पर क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे जल के लिए, नदी के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए कोई एक बेहतरीन रोड मैप सामने आ पाए? देखिए, रोड मैप तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती कि रोड मैप जैसी चीज़ क्या हो, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि ये अगर मेरे क्षेत्र का है, क्योंकि अगर मैं अपने घर से शुरुआत नहीं करूँगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने अपने घर के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं सोचा, तो ये मेरा घर की दीवार है जी। ये मेरा है, और इसमें कैसे इसका पानी बढ़ना है, मुझे इसको अपने घर के, अपने एक परिवार का हिस्सा मान करके ही इसको ट्रीट करना है। और इसके लिए जो कुछ भी मुझे करना है, मुझे इसमें पेड़ लगाने हैं, मुझे इसके लिए छोटे छोटे ट्रेंचेस खोदने हैं, या किस तरीके से मैं इसको हल्का सा रोक करके पानी को ज़मीन के अंदर, इसका स्तर को बढ़ा सकती हूँ, वो मुझे अपने स्तर से प्रयास करने चाहिए। और ये हर गांव के स्तर से और हर जने के स्तर से, अगर मैं यहाँ 10 पेड़ लगा दूँ जी, ये मैं इंडिविजुअली कर सकती हूँ, मैं उसकी सुरक्षा कर सकती हूँ। तो एक इंडिविजुअल एफर्ट मैटर्स, ये हमने अपनी टैगलाइन भी दे रखी है और उसी सोच के साथ हम काम भी कर रहे हैं। बाकी सरकारों ने जो करना है वो करेंगे, ना हम उसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकते, ना हम उसको एक आंदोलन के रूप में ले जा सकते। जो मैं अपनी बात कहूँ, मैं इसी पे विश्वास करती हूँ कि इंडिविजुअल एफर्ट मैटर्स, करते रहो। आज इतने लोग जुड़े हैं तो शायद उस आवाज़ के साथ खुद भी लोग जुड़ जाते हैं। तो यह है ग्रीन हिल्स ट्रस्ट अल्मोड़ा की सचिव वसुधा पंत जी, जो कह रही हैं कि स्वयं की भागीदारी वो बननी चाहिए। सरकार अपनी जगह काम करेगी, सामाजिक संस्थाओं की अपनी जिम्मेदारी है। जो नदी, नाले, जल, जंगल, ज़मीन के इर्द गिर्द लोग हैं, गांव हैं, उनका लगाव होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। नैतिक जिम्मेदारी को अगर वो निभाएंगे तो काफ़ी हद तक हम इसके संरक्षण और सुरक्षात्मक उपायों की ओर काम कर पाएंगे। स्वाल नदी की संरक्षण की यात्रा को लेकर अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी जी भी मौजूद हैं। आपके क्षेत्र में ये यात्रा शुरू हो रही है, स्वाल नदी के महत्व को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर किस तरीके से पूरा योजना तैयार होनी चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जो जीवन में जो प्रमुख अंग बन गया है व्यक्ति के लिए, वह है कि जल है तो जीवन है। और अगर हम जल को नहीं बचाएंगे, अपने जंगल को नहीं बचाएंगे, तो हमारी जीवन हमारा समाप्ति की ओर होगा। तो इसको लेके ग्रीन हिल्स संस्था की सचिव श्रीमती वसुधा पंत जी ने एक पहल करी है, और उन्होंने लगातार, चाहे पर्यावरण संरक्षण के लिए हो, चाहे वो जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हो, चाहे जो प्रमुख एक ज्वलंत विषय है जो पेयजल को लेके, कि पानी को कैसे हम संरक्षण रखें, कैसे उसको बचाने का काम करें। और उसमें जो प्रमुख बात है, भूमिका है, वह है कि जो हमारे उद्गम स्थल हैं और आज जिनकी स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है, तो उन उद्गम स्थलों को, चाहे वो हमारे नौले हैं, गाढ़ हैं, गदेरे हैं और स्रोत हैं, उनको कैसे पुनर्जीवित करें, कैसे संरक्षित करें, और उनके माध्यम से इन नदियों को, छोटी छोटी नदियों को बचाया जाए। और उसके माध्यम से जो ये नदियाँ हमारी, चाहे कोसी के रूप में आगे बढ़ती हैं, चाहे रामगंगा के रूप में आगे बढ़ती हैं, और बाद में जाके हमारी गंगा नदी के रूप में होती है, तो उसको बचाने के लिए और एक संदेश देने के लिए यात्रा प्रारंभ की गई है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से ये सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगी। इसके माध्यम से एक जन सहभागिता भी होगी, जन आंदोलन भी होगा, और इसके माध्यम से सरकार को भी चेतने का काम करना पड़ेगा। और सरकार को भी इस दिशा में सिर्फ धरातल पे काम करने की आवश्यकता है, सिर्फ कागज पे काम करने की आवश्यकता नहीं। ये स्वाल नदी के किनारे हम हैं। ये बमन स्वाल गांव है जो सामने दिखाई दे रहा है। ये बमन स्वाल महादेव का मंदिर है जो इस तरफ दिखाई दे रहा है, और ये नदी जा रही है जो यहाँ से निकल करके क्वारब के पास कोसी से मिलती है, और कोसी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक ये नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र पूरा जो जागेश्वर और जो जैंती वाला जो इलाका है, जो एक तरीके से जिसका पानी नीचे की तरफ चल जा कर के, पूरब की तरफ जा कर के आपका इस नदी में चला जाता है, पनार नदी में चला जाता है, और इसका उत्तरी ढाल का पानी ये स्वाल नदी में आता है, और स्वाल नदी का पानी यहाँ से जा कर के लगभग 7-8 और नदियों का पानी लेकर के कोसी में मिल जाती है। और इस नदी का मुख्य बात है कि ये इस पूरे इलाके को, यहाँ से लेकर के पेटसाल से लेकर के नीचे तक के इलाके को खेती और पीने का पानी, जानवरों के पानी और गाँव के इस्तेमाल के लिए पानी देने वाली मुख्य नदी है। और इसी का पानी एक हिस्सा इसका वहाँ भी जाता है, चितई, और उसके बाद फिर NTD अल्मोड़ा भी ये पानी पहुँचता है पीने के लिए। देवभूमि उत्तराखंड को 2 तरह की नदियों के द्वारा संचालित किया जाता है। एक तो नदियाँ हैं जिनमें हिमनद हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ, गंगा, यमुना है। लेकिन एक बहुत बृहद भाग, लगभग 40% से अधिक भाग उत्तराखंड का उन नदियों के द्वारा संचालित होता है, जो कि बरसाती नदियां हैं या स्प्रिंग फेड नदियां हैं, जिनको कहते हैं गैर हिमानी या नॉन ग्लेशियल फेड रिवर।
तो एक नॉन ग्लेशियर रिवर जैसे कोसी है या सुयाल है, गौला है या रिस्पना है, मंडल है गढ़वाल में, और नैयर है और सरयू है, ये सारी नदियाँ जो हैं ये गैर ईमानी नदियाँ, इनमें बहुत अधिक संकट है। मैं पिछले लंबे समय से इनका अध्ययन कर रहा हूँ गैर ईमानी नदियों का। तो जो मेरा अपना अनुभव है विगत 30 सालों में, जो गैर ईमानी नदियों का जो बेस फ्लो है, जो ग्रीष्म ऋतु में जो पानी होता है, जो भूमि के जल भंडार का जो पानी निकलता है, उसमें 16 गुना कमी आ चुकी है। उदाहरण के लिए कोसी नदी की जो मॉनिटर हमने किया है जल स्राव का, वह 1992 में 790 लीटर प्रति सेकंड था और वो घटते 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 2018 में मात्र 48 लीटर प्रति सेकंड रह गया है, जो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत दर्दनाक है इस क्षेत्र के लिए, पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए, इससे रहने वाले लोगों के लिए। अगर इसी तरह से यह जल घटते गया तो मेरा अपना अनुमान है कि अगले 15 से 20 वर्षों में यह जो गैर ईमानी नदियाँ हैं इनमें बहुत घोर संकट आएगा, ये बरसाती नालों में तब्दील हो सकती हैं। इसीलिए इस तरह के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे आज सुयाल में यात्रा की गई, इनका बहुत अधिक महत्व है। लोगों को जागृत करना है कि हमारी नदियाँ सूख रही हैं। अगर नदियाँ सूख गई तो आपको मालूम है सारी नदियाँ पर ही हमारा जीवन है। पूरे जितने हमारे प्रोग्राम है नदियों पर ही है, नदियों के बिना हम जी नहीं सकते हैं जी। इसलिए तो साहब आप क्या ये बता सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर छोटी या बड़ी नदियाँ कितनी हैं और कितनी नदियाँ ऐसी हैं जो जीवनदायिनी हैं और जिनकी स्थिति दयनीय है? अच्छा, उत्तराखंड में मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो गैर ईमानी नदियाँ हैं, जो मैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, वो कम से कम 354 नदियाँ हैं पूरे उत्तराखंड में, जिनकी वही हालत है जैसे कोसी या सुयाल की हालत है। उन सभी नदियों को पुनर्जनन की आवश्यकता है। अगर पुनर्जनन का कार्य नहीं किया गया तो मैंने बताया कि 1.5 या 2 दशक में ये नदियाँ सब मौसमी नदी में तब्दील हो जाएंगी। बच्चों से बात करते हैं, आप लोग क्यों आए हैं इस यात्रा में, क्यों शामिल हुए हैं? हम लोग इस यात्रा में इसलिए हैं क्योंकि हमको इसमें रुचि है और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में जितने भी नदियाँ हैं वो सूख जाए और जिससे हमारे मतलब मनुष्य जीवन में अकाल पड़े और आगे हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनके लिए कोई कठिनाई हो। और हम चाहते हैं कि मतलब जो भी ये नदी है उनको हम बचाए रखें आगे पीढ़ी के लिए और उनका भविष्य भी हमें देखना है। अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और वो कितने लोग तो प्यासे मर जाएंगे और जो जानवर है वो तो खैर मर ही जाएंगे, क्योंकि ऊपर से आसमान तो तेज़ धूप रहती है और फिर पानी ना मिले तो इसके कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। जी, आप क्या करती हैं और क्यों आई हैं इस यात्रा में? मेरा नाम दिव्या मेहरा है। मैं इस यात्रा में मतलब देखने आई हूँ कि मतलब आज तक मैंने कभी नदियाँ नहीं देखी थी। जब मैं कौसानिया इस जगह अल्मोड़ा पे आई तब मैंने नदियाँ देखी, इतना सारा पानी देखा, तब मुझे पता चला कि यहाँ नदियाँ भी होती हैं। तो नदियों को बचाने के लिए क्यों आगे आना चाहिए, आप बताइए। वर्तमान जो स्थिति है नदियों से, जो नदियाँ ख़त्म हो रही है और जो पानी सूख रहा है, जो जल जंगल ज़मीन पेड़ पौधे, मुझे लगता है हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है इसको बचाना। और हम लक्ष्मी आश्रम से हैं और हमारा आश्रम भी इसी तरह के काम करते हैं। वो भी वहाँ लोध घाटी है, वहाँ पर जो जंगल जो स्रोत ख़त्म हो चुके हैं पानी को, उनको पुनर्जीवित कर रहा है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कोई संकट ना हो और वो आगे आए। नदियों से तो हमारा जीवन है, जब पेड़ पौधे और नदियां हैं तभी हम जीवित हैं। अगर नदियां नहीं होंगी तो हमारे जीवन भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जी, आपको कैसा लगा यात्रा में आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार यात्रा की और बहुत सीख भी मिली इससे। हमें बताया भी गया स्वाल नदी के बारे में और हमें नदियाँ क्यों बचानी चाहिए, ऐसा ऐसा सब बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने इस यात्रा से तो काफ़ी कुछ सीखा और मुझे नदियों से तो बहुत ज़्यादा प्रेम है। इनकी आवाज़ें, जब चिड़ियाएँ आती हैं चहचहाती हैं, पानी पीती हैं, उनका जो मतलब चिड़ियाओं का जो वातावरण होता है उस समय वो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा नाम दीपक जोशी है, जो कि अभी वर्तमान में ग्रीन हिल्स में कार्यरत हूँ। क्योंकि स्वाल को बचाने के लिए हमने पहले से ही बहुत प्रयास करा है, क्योंकि जो बलडोटी गधेरा है इसके पास हमने 8000 पौधे लगा रखे हैं अभी वर्तमान में। और स्वाल नदी में इससे पहले जब यात्रा हुई थी, इससे पहले हमने खुद नदी का भ्रमण करा। करीबन 12 से 15 किलोमीटर हम लोग पैदल चले और उसके आसपास हमने देखा कि स्वाल को जो मेनली जो कौन कौन सी नदियाँ जोड़ती हैं, वास्तव में जो छोटी छोटी जो गाढ़ गधेरे आते हैं, वास्तव में वही जो स्वाल को एक बड़ा रूप प्रदान करते हैं। मेरा नाम है बबीता पांडे, मैंने MSc कंप्लीट कर चुकी। ये मेरी पहली यात्रा थी। हाँ, लेकिन ये यात्रा में जाके ये लगा कि जल संरक्षण जो है मुद्दा जो है वो उठाना चाहिए गवर्नमेंट के सामने भी, क्योंकि नदियों का बचाव करना बहुत ज़रूरी है, अभी ही नहीं फ्यूचर में भी। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इस तरह की यात्राओं में आप आगे भी शामिल होंगे? हाँ, और किस तरीके से शामिल होंगे? बिल्कुल होनी चाहिए। आप यात्रा में जहाँ तक शामिल होने की बात है
वो तो एक सामान्य नागरिक की तरह ही होना चाहूँगी। बाकी अगर मैं अपनी ओर से सहायता दे सकूँ तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात। पूरी यात्रा में आप सुबह से लगे हुए थे, शाम का वक्त हो गया, समापन है, कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती थी? बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यात्रा में ये था कि ये पहली यात्रा थी, पर मुझे लगा नहीं था कि इतना ब्रॉड लेवल पर होगा, लेकिन ये बहुत अच्छे लेवल पे हुई और लोगों ने भी बहुत पार्टिसिपेट करा, कोऑपरेट किया। बाकी आगे भी ऐसी यात्राएं होनी चाहिए ताकि जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर फोकस किया जाए। एक दिन मेरे गांव में आना बहुत उदासी है, सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है। तेरी प्यास बुझा सकते हैं, हम में है वह जोश, पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर। नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना।